सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। जो भी हमारे साथी भाई बंधु हेड रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए डेली साइंस का प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट किया जा रहा है। और दोस्तों आज ये साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और दोस्तों आपका ये प्रैक्टिस सेट टिल एग्ज़ाम तक चलेगा, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ खबर आ रही है कि आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में संभावित है। और हम मान के चलते हैं कि अगर नवंबर तक भी होता है ना, तो दोस्तों तब तक आपकी प्रैक्टिस हम कंटिन्यू रखेंगे। और दोस्तों आज से हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपके लिए हेड रेडियो ऑपरेटर का अलग से प्रैक्टिस सेट चलाएंगे और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का अलग से चलाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि दोनों का ही सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है साइंस के मामले में। क्योंकि दोस्तों 2 से 3 चैप्टर आपके कॉमन है और सारे के सारे चैप्टर अलग हैं। तो दोस्तों आपको मिक्स होकर के नहीं पढ़ना है, बस फोकस्ड स्टडी करनी है। जितना परीक्षा में पूछा जा रहा है उतना ही पढ़ना है। और दोस्तों मैंने आपके लिए चैप्टर्स भी लिख रखे हैं, जो कि आपके हेड रेडियो ऑपरेटर में टोटल 9 चैप्टर आपको आपकी परीक्षा में आएंगे, जो कि आपके 50 नंबर के रहने वाले हैं आउट ऑफ 400। यानी कि 400 में से अगर आप 50 नंबर जो है आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर बात करें असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की, तो दोस्तों आपके टोटल 14 चैप्टर से आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों इन्हीं 50 क्वेश्चन की हम तैयारी करने वाले हैं, चाहे आप असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का पेपर दे रहे हो चाहे हेड रेडियो ऑपरेटर का। हमारे साथ डेली जुड़िए। डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर, एक हेड रेडियो ऑपरेटर का और एक असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपका हेड रेडियो ऑपरेटर का है। दोस्तों मैं आपको बाकायदा थंबनेल में दिखा दूंगा कि कौन सा प्रैक्टिस सेट किसके लिए है। तो दोस्तों यदि आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों भाई 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, आप देखना ज़रूर डेली, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है ना, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन डिजाइन है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है भार की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों ये तो आपको बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जो कि आपको पता होने चाहिए और पहले से पता भी होंगे। और दोस्तों आपकी जो मूल इकाइयाँ होती हैं ना, वो दोस्तों टोटल 7 होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान यानी कि मास हो गया, और समय हो गया, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और उसके बाद टेम्परेचर हो गया, और ज्योति तीव्रता जिसको ल्यूमिनेंस भी बोल देते हैं, या फिर एक आपका मोल होता है यानी पदार्थ की मात्रा। तो दोस्तों ये टोटल आपकी 7 मूल मात्रक होते हैं, ये मूल राशियाँ होती हैं, और इन्हीं के 7 मूल मात्रक भी होते हैं, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा हम और समझ लेते हैं। एक तो ये आपका न्यूटन है। दोस्तों ये बल का मात्रक होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन में किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, यानी कि आपको सदिश राशि बता रही है। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें इन चारों में से आयतन, बल, द्रव्यमान और लंबाई, तो दोस्तों इन चारों में से जो आपकी सदिश राशि है ना, वो बल है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको आयतन के लिए किसी भी मतलब दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और द्रव्यमान के लिए भी दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो लंबाई के लिए। लेकिन दोस्तों जब आप बल नापेंगे ना, तो बल में आपको देखना पड़ता है कि दोस्तों F = m/a होता है। दोस्तों m तो आपका अदिश राशि है, लेकिन a जो होता है ना, यानी कि आपका जो एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो दोस्तों आपका अदिश राशि, वो सदिश राशि होती है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसी वेक्टर क्वांटिटी की वजह से बल भी आपका वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों गैलन जो आपका होता है, ये आयतन की माप के लिए यूज किया जाता है। और 1 गैलन में आपका 1 गैलन = 3.785 लीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, 1 गैलन = 3.785 लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 45 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब भी किसी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए परिमाण के साथ दिशा की जरूरत पड़ेगी ना,
तो वहाँ पर आपका सदिश राशि होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संवेग की इकाई क्या है? तो दोस्तों P इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो दोस्तों P आपका यहाँ पर संवेग है और m द्रव्यमान है और B आपका वेग है। तो दोस्तों इसकी इकाई क्या आएगी? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इसी में आपको इसकी विमा भी पूछी जा सकती है, तो दोस्तों उसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसको तो आपको निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम विमा का आपसे पूछा ही जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिबल का प्रभाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों जो आपका प्रतिबल होता है ना, वो हमेशा, मैं आपको पहले फार्मूला से समझा देता हूँ तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल होता है। यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगा? एक तो फोर्स पर डिपेंड करेगा और एक क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? बल तो दिया नहीं गया। अगर आपको यहाँ से मान लीजिए भार की जगह बल दे दिया जाता तो दोस्तों आपके दो ऑप्शन सही हो जाते, एक तो क्षेत्रफल हो जाता है और एक बल हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन को सही बनाने के लिए क्षेत्रफल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रतिबल आपका किस पे डिपेंड करता है? एक तो बल पर और एक क्षेत्रफल पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक निकाय वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, निम्न में कौन सा कथन लागू होगा? तो दोस्तों अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में एक फार्मूला बताया था, जो कि होता है F इक्वल टू एम इंटू ए। तो दोस्तों यहाँ से आपको पूछा गया, मतलब ये सब त्वरण के बारे में पूरी बात की गई है, एक तो चाल या फिर त्वरण के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से आपको F की वैल्यू दी गई है 10 न्यूटन और M की वैल्यू दी गई 10 किलोग्राम। तो दोस्तों A इक्वल टू, अगर यदि हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 आउट ऑफ 10 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम के द्रव्यमान पर लगाया जाएगा तो फिर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगेगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो दोस्तों ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपको ज़्यादा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यदि आपने फार्मूले भी देख लिए ना और उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, तो वस्तु का वेग ज्ञात करें। तो दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यदि आपको वेग पूछा जा रहा है ना, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के ई। दोस्तों थोड़ा इसको सिंपल बनाने के लिए मैं ऊपर से लिखता हूँ अच्छे। तो दोस्तों बी स्क्वायर इक्वल टू 240/15, क्योंकि दोस्तों काइनेटिक एनर्जी हमारी 120 थी ना, 120 इक्वल टू 1/2 इंटू 15 बी स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों एम की वैल्यू 15 है यहाँ पर। तो दोस्तों बी स्क्वायर इक्वल टू यदि हम निकाल लेंगे तो इसका 2 में गुणा हो जाएगा, तो 240/15 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो दोस्तों बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 बार चला जाएगा। तो दोस्तों बी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि वेग जो हमारा होगा ना वो 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में एक ज़रूर देखने को मिलेगा, जहाँ पर विमा आपसे पूछी जाएगी। 1/μ0 एप्सिलॉन 0 की विमा, जहाँ μ0 वैक्यूम पारगम्यता और एप्सिलॉन 0 वैक्यूम विद्युतशीलता दर्शाता है। तो दोस्तों इसकी विमा आप याद भी रख लीजिए, तो भी आप जो है ना आपको कैलकुलेशन से थोड़ा बच जाएंगे। वैसे मैं यहाँ पर आपको पूरी बीमा निकाल के दिखाऊंगा। और दोस्तों यदि आप इसकी बीमा याद कर सकते हैं तो याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो μ0 की जो बीमा होती है वो दोस्तों होती है M1L1T-2 और I-2। ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों जो आपकी एप्सिलॉन 0 की जो बीमा होती है वो होती है M-1L-3 T⁴ और I2। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ से पूछेगी 1/μ0 अपान एप्सिलॉन 0, यानी कि इनका पूरा उल्टा कर देंगे हम। तो दोस्तों उल्टा करने पे क्या आएगा, 1/L-2 T2। और दोस्तों जब हम इसकी बीमा पूछी जाएगी ना, तो दोस्तों अब हम इसको फिर से उल्टा करेंगे, क्योंकि दोस्तों 1/μ0 एप्सिलॉन 0 की बीमा पूछी जा रही है ना। तो दोस्तों यहाँ से हमारी जो बीमा आएगी वो आएगी L2T-2। तो राइट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, राइट आंसर आपका बी होना चाहिए, L2T-2। तो दोस्तों इस तरह से आपको बीमा, पहली बात तो इसकी याद कर लेनी है, हमारी सलाह मानिए, L2T-2 आप बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोस्तों आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट है, इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। और अभी इसी का हेड रेडियो ऑपरेटर का ही देख लेते हैं पूरा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गति ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको काइनेटिक एनर्जी वाला ही फार्मूला अप्लाई कर देना है, 12mv²। तो 1/2 इंटू एम की वैल्यू कितनी दी गई, 22 इंटू 25 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ से 11 आएगा। दोस्तों यहाँ से आपके कितनी हो जाएगी, 25 11 जा कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 275 जूल। तो राइट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेंडुलम लयबद्ध दोलक यानी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है उसकी तरह काम करता है, अतः में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका पेंडुलम होता है या फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में एज अ पेंडुलम किसका यूज किया जाएगा, ये आपका बिल्कुल दोस्तों आपको थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। यानी कि जो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें पेंडुलम की भांति किसका प्रयोग किया जा रहा है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर आप कौन सा होगा, दादाजी की घड़ी, पेंडुलम घड़ी। तो दोस्तों पेंडुलम घड़ी में ही पेंडुलम का यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी उपग्रह की कक्ष की त्रिज्या भूस्थिर उपग्रह के कक्ष की त्रिज्या से 16 गुना बड़ी है, उपग्रह का आवर्तकाल होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फार्मूला दिया जाता है, T² समानुपाती R/Q। दोस्तों T आपका आवर्तकाल है और R आपकी जो उसकी त्रिज्या होगी, जो भी उपग्रह की त्रिज्या होगी ना, वो है। तो दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो यहाँ से T2 जो आपका निकल के आता है। दोस्तों यहाँ से आप मान लगा सकते हैं, इसमें तो बस सिंपली है। चलो मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ। दोस्तों अभी मैंने वो आपको बताया T² समानुपाती होता है R/Q के। तो दोस्तों T1² समानुपाती होगा R1/Q और T2² समानुपाती होगा R2/Q के। तो दोस्तों यहाँ से आप इसको डिवाइड कर देंगे, और पहले जो त्रिज्या थी हमारी वो 1 थी, और 16 गुना बड़ी, यानी कि अब कितनी हो जाएगी, पहले मान लीजिए त्रिज्या हमारी R थी, अब 16R हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी 16 गुनी है। तो दोस्तों अभी यहाँ से थोड़ा इसको हटा देते हैं। तो पहले जब हम त्रिज्या लगाएंगे तो वहाँ पर R का मान R रखेंगे, R1 का मान R रखेंगे, और दोस्तों R2 का मान 16R रखेंगे। तो दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो उसके बाद आपका T2 जो निकल के आएगा वो आएगा 16T1, यानी कि जो आपका फाइनल जो आवर्तकाल होगा वो इनिशियल आवर्तकाल का 16 गुना होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है विद्युत विघटन। अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल बंध पाया जाता है, जिनका सामान्य सूत्र होता है। तो दोस्तों आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो दोस्तों इसका जो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnHn+1 होता है। ठीक है दोस्तों, इनके आप सूत्र रख लीजिए। आप 55 क्वेश्चन होता है कि बेकेलाइट होता है एक।
दोस्तों आपका जो बैकलाइट होता है वो आपका इंसुलेटर की भांति काम करता है, यानी कि जो आपके इंसुलेटर होते हैं उनमें बैकलाइट का यूज किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो दोस्तों किसमें आपका परिमाण होता है? दोस्तों आपका विस्थापन में तो दिशा होती है, बल में भी दिशा होती है, संवेग में भी आपकी दिशा ही होती है, लेकिन दोस्तों कार्य में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 10-16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों शक्ति निकालने से पहले सबसे पहले आपको कार्य पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों P=W/T होता है, यानी कि शक्ति जो होगी कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। तो W/T करेंगे तो शक्ति हमारी आ जाएगी। तो दोस्तों W कैसे निकलेगा? तो दोस्तों आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, W होता है mgh, यानी कि जब भी कोई लड़का होगा नीचे से ऊपर चढ़ेगा ना, मान लीजिए ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, एक छोटी फिर छोटी फिर छोटी, यहाँ तक जाता है। तो दोस्तों ये जो लड़का ऊपर चढ़ रहा है ना, ये स्थितिज ऊर्जा के विरुद्ध जितना काम करेगा ना, वही उसका कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? हमारी mgh होती है। तो दोस्तों mgh हमारा कार्य आ जाएगा। तो दोस्तों mgh निकालने के लिए क्या हमें चाहिए? सबसे पहले 50 किलोग्राम का लड़का है, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 दी गई है, और हाइट कितनी होगी? तो दोस्तों हाइट के लिए 45 सीढ़ियाँ हैं और 16 सेंटीमीटर है। तो 45 × 16 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो दोस्तों ये मीटर में चेंज हो जाएगा। और दोस्तों ये तो हमारा कार्य होगा। और दोस्तों इसी में अगर हम किसका भाग दे दें, टाइम का भाग दे दें, तो दोस्तों हमारा डायरेक्ट पावर निकल जाएगी। टाइम 10 सेकेंड है। दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो दोस्तों यहाँ से 8 आएगा। और दोस्तों इसका राइट आंसर कितना आपका आएगा? राइट आंसर आपका 360 वाट आ जाएगा, राइट आंसर, यानी कि 360 वाट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। 1 मीटर तुल्य है। तो दोस्तों एंगस्ट्राम में तो आपके एक मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्राम होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो दोस्तों आपको न्यूटन की गति के तीनों नियम बता देता हूँ। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम जड़त्व के बारे में बात करता है, यानी कि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का पहला नियम इसको कहते हैं, या फिर इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दोस्तों दूसरा नियम क्या कहता है? दोस्तों दूसरा नियम न्यूटन का संवेग के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, ये बताता है कि अगर संवेग में हम परिवर्तन लाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर हमको बल लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्स है, यानी कि इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। पहला नियम जड़त्व के बारे में बताता है, दूसरा नियम संवेग के बारे में बताता है, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। तो दोस्तों इसमें दूसरा नियम के बारे में पूछा गया है, तो पहला नियम तो होगा जड़त्व के बारे में बताता ही है, और दो वस्तुओं पर प्रभावी बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 59 का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? बल के प्रभावों को समझाने में सहायक है। दो वस्तुओं पर परस्पर प्रभावी बलों के बीच संबंधों की व्याख्या कर। दोस्तों ये व्याख्या तो नहीं करता है, और जड़त्व को भी नहीं बताता है, क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट नियम बताता है। ऊर्जा संरक्षण ये भी नहीं है। दोस्तों आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि फिटकरी का यूज जो है, नहीं सॉरी दोस्तों, अभी मैं तो दोस्तों फिटकरी का यूज तो नहीं किया जाता है, ना ही बेकिंग सोडा का। क्यों दोस्तों? बेकिंग सोडा का तो यूज आपका खाने में जो सोडा यूज होता है उसको किया जाता है, इसको किचन सोडा भी बोल देते हैं, या फिर ब्लीचिंग पाउडर नहीं, इसको तो कपड़े धोने वगैरह में किया जाता है। ये जो आपका कौन सा वाला होना चाहिए, धावन सोडा जो होता है ना दोस्तों, यानी धावन सोडा का यूज जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो
फार्मूला बनता है ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन में ये नाम लिख के नहीं देगा, कभी कभी ये आपका फार्मूला लिख के दे देगा। Na2CO3 इंटू 10H2O इसका फार्मूला होता है धावन सोडा का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए टोटल 25 क्वेश्चन। और दोस्तों मैं प्रयास करूँगा कि आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चन थे, लेकिन 25 क्वेश्चन लाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसका भी कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पर उसका जवाब दे दूंगा। और दोस्तों इसका PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।